एक और बहुत ज़रूरी सवाल लेकर हम आपके साथ आज आए हैं। आपने पूछा है कि बुद्ध ने कहा है संसार, ये आपका सवाल है, बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख ही दुख है। वो क्या है? किसी की मौत होना दुख है, या किसी की बीमारी होना दुख है, क्या बुढ़ापा दुख है, या कि आप जो पूछ रहे हैं कि एक सफल आदमी आराम से बिना बीमारी के स्वस्थ रहते हुए अगर मरता है तो क्या वो भी दुख ही है? अच्छा, आपने पूछा है कि क्या स्टीफन हॉकिंस दुखी होकर मरा? क्या आपने आगे पूछा है कि क्या एनलाइटेंड जीवन में एनलाइटेंड क्षण आने के लिए दुख का आना आवश्यक है? क्या इस दुनिया में जो तरक्की की आस रखता है, जो तृष्णा रखता है, मतलब जो डिज़ायर रखता है, जो प्यास रखता है, अगर 60 साल के जीवन में 5 साल दुख आए तो क्या शेष जीवन भी दुख ही है? आना आवश्यक है? संसार में दुखी कौन है? जो तरक्की की आस रखता है, तृष्णा रखता है। अगर 60 साल के जीवन में 5 साल दुख के आए हैं तो क्या मैं शेष जीवन को भी दुखी रहूं? क्या एनलाइटनमेंट उसी को हो सकता है जो 100% निराश हो चुका है लाइफ से? सब लोग रिश्तेदार की मृत्यु का पर शमशान घाट ले जाते हैं, पर बुद्ध के बाद कोई मृत्यु को जानकर बुद्ध नहीं हुआ है, ये आपका मानना है। इसी को आपने समराइज़ किया है। मैं प्रश्न सही ढंग से नहीं लिख पाया, आप प्रश्न की भावना समझ के उत्तर दे दीजिएगा। दुख क्या है? और एनलाइटनमेंट या जो भी आप कहें CCS के लिए घोर निराशा आवश्यक है क्या? मुझे लगता नहीं है कि अभी भी इसमें, और जो मैं कह रहा हूँ इसमें कोई जजमेंट नहीं है। अभी भी जो दुनिया है, जो तृष्णा है, जो तकलीफ़ है, इसको हम लोग अलग होकर के देख पा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये हम लोगों की मान्यता है कि बुद्ध के बाद किसी ने भी दुख या तकलीफ़ को देख करके एनलाइटनमेंट नहीं पाया है। दुनिया में जो भी इस दुनिया से अलग हो पाए हैं, दुनिया में जो भी इंसान, जो भी एनलाइटन मास्टर इस पृथ्वी से अलग हो पाए हैं, वो इसी चीज़ को देख करके अलग हो पाए हैं कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। जिसको हम और आप कहते हैं कि बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, वो वर्थ लिविंग नहीं है। इसको बहुत खूबसूरत तरीके से कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि स्ट्रीम से बाहर होना। वो कृष्णा जी कहा करते थे कि एक नदी की तरह बहाव है और इसी नदी में हमारा सारा खेल चलता है। ये दुनिया को नदी कहा करते थे। इसमें दुख और तकलीफ़ और इसी के साथ मिक्स्ड खुशी थोड़ी बहुत कभी कभी मिलती है, जो कि हमारी बेसिकली सेंशुअल प्लेजर्स है। यही इस दुनिया की रियलिटी है। जो भी इंसान इस दुनिया की रियलिटी को देख पाएगा साफ साफ, वही आदमी इस दुनिया से अलग होना चाहेगा। अभी आपके सवाल के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आप इस दुनिया से अलग होना चाहते हैं। क्यों होना चाहें हम लोग? जब किसी चीज़ में प्लेजर मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, परिवार है, घर है, नौकरी है, भाई सभी संसाधन हैं, तो हम लोग इससे अलग क्यों होना चाहेंगे? और जब कोई आदमी आता है, बुद्ध आता है या महावीर आता है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वो भी जब कुछ कहता है तो हम लोगों को क्या समझ में आता है? उसकी बातें समझ में आती हैं या जो हमारे मन में बातें बैठी हुई हैं वो समझ में आती हैं? अगर हम एक दुकान में जाते हैं और वहाँ पर वो आदमी जो बेच रहा है, हम वही चीज़ लेना चाहते हैं या जो हम चाहते हैं वो लेना चाहते हैं? हमारा जो पूरी की पूरी लाइफ और जो पूरी पर्सनैलिटी है, ये हमारे ही अपने डिज़ायर्स और हमारी ही अपनी कंडीशनिंग से बंधी हुई है। एक कृष्णमूर्ति, एक बुद्ध, एक जीसस कंप्लीटली अनकंडीशनड लोग हैं। उनके और हमारे इस लाइफ को देखने के नज़रिए में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर क्या है? ये अंतर ये है कि जहाँ पर हमारी लाइफ का प्रायोरिटी, हमारी लाइफ का पर्पज़ है अपने आप को एंजॉय कराना, इन लोगों का पर्पज़ है इस दुनिया को समझना। मैं फिर से कहूँगा, ये हमको समझाते नहीं है कि दुख तकलीफ़ है दुनिया में, ये इनको समझ में आया है। ये ठीक ऐसे ही समझ में आया है जैसे किसी बच्चे ने पहली बार आग में हाथ डाल दिया हो। जिसने आग में हाथ डाला हो उसको समझ में आता है कि आग जलाती है। जो दूर से देख रहा है उसके लिए तो आग केवल रोशनी है। आपके लिए जीसस क्राइस्ट या बुद्ध या कृष्णमूर्ति एक बहुत ब्राइट लाइट है, बहुत समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है इस दुनिया को देख करके, वो है पेन और सफरिंग। पेन और सफरिंग का मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं।
आप थोड़ा देखिए आपके लिए पेन और सफरिंग क्या चीज़ है। जो आप चाहते हैं वो ना मिलना, बेसिकली यही आपकी पेन और सफरिंग है। अभी भी आप इस दुनिया को लेकर के कंफ्यूज्ड नहीं हैं, अभी भी आप काफ़ी क्लियर है। जैसे आपने कहा कि अगर 60 साल का आदमी केवल 5 साल के लिए अगर दुखी है तो क्या वो दुखी है, क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लाइफ, ऑलमोस्ट 90% जो लाइफ का हिस्सा है वो तो उसने एंजॉय करके बिताया है। खाली 5 साल की लाइफ में अगर दुख है तो हम उसको दुखी क्यों कहें? कौन कह रहा है दुखी कहने के लिए? ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि बुद्ध कह रहे हैं या नानक कह रहे हैं ये दुख है, दुनिया दुख है तो हम भी दुख कह दें। शायद इसको आप जानबूझ के ज़बरदस्ती दुख इसलिए कहना चाहते हैं या कहने का मन कर रहा है या आपको प्रेशराइज्ड हो रहा है कहने के लिए, क्योंकि आप वो चीज़ चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस चाहते हैं जिसको एनलाइटनमेंट या CCS कहा गया है। मैं फिर से रिवाइज़ करूँगा आपके लिए कि एनलाइटनमेंट या CCS किसी ज़बरदस्ती का रिज़ल्ट नहीं होता है, ये बहुत गहरी समझ का रिज़ल्ट होता है। ये गहरी समझ कैसे आती है? ये गहरी समझ हर रोज़ आपके लाइफ के रियाज से आती है। अभी तो जिसको आपने कहा लाइफ, जिसको आपने कहा हैप्पीनेस, मैं कुछ साल पहले कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गया था तो मुझे वहाँ पर एक बहुत झटका लगा था, पता नहीं कहाँ से लगा। कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी मैं सुन रहा था, वहाँ पे एक ऑडियो चलता है सुबह सुबह उनके, जहाँ पर कृष्णा जी रहते थे वहीं पर एक कमरा है जिसमें कि आप उनकी ऑडियो सुन सकते हैं। मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ पर कृष्णमूर्ति की बात चल रही थी किसी आदमी से जो इंटरव्यू ले रहा था। तो पूछ रहा था कृष्णमूर्ति को वो एक्सपीरियंस जो आया वो क्यों आया, कैसे वो एनलाइटेंड हुए। तो कृष्णा जी ने शुरुआत जो की थी वो इस बात से कही कि आप अपने लिए कह रहे थे कि दैट बॉय एट द अड्यार बीच, मतलब कृष्णमूर्ति जब छोटे थे 10-12 साल के बच्चे थे जो अड्यार बीच पर थे, ही नेवर वांटेड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ही नेवर वांटेड एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। ये छोटे बचपन की बात है उनकी। और कृष्णा जी बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो वो जो बच्चा था छोटा सा, उसको उस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए था, एब्सोल्युटली नथिंग ही वांटेड। और यही लाइट बीटर ने उनके बारे में जिक्र किया था, उनकी फोरकास्टिंग की थी, उनका ऑरा को देखकर कहा था कि इस बंदे की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। एक तो सेल्फलेस एनर्जी कहा उन्होंने। हम लोग के लिए सेल्फलेस एनर्जी क्या होती है अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन वाली बात है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने ये बात सुन ली तो मुझे कुछ क्लिक हुआ, कुछ हुआ। फिर शाम को जब मैं आया तो फिर से हम लोग एक बातचीत में बैठे हुए थे, मैं था और दो फ्रेंड्स और बैठे थे, और कृष्णा जी की एक बुक हम लोग बैठ करके पढ़ रहे थे। वहीं पे वाराणसी की बात है, राजघाट की बात है। वहाँ पर एलन नॉडे के जो भाई थे उनकी डेथ हो गई थी और बहुत परेशान थे कि मेरे भाई के बर्थडे के बाद मेरे भाई कहाँ हैं अभी। और कृष्णा जी बार बार उनसे यही जिक्र कर रहे थे कि एलन नॉड जो है, उनके जो भाई हैं वो स्ट्रीम में ही हैं, इसी लहर का हिस्सा है, इसी दुनिया का हिस्सा है, इसी सफरिंग और पेन का हिस्सा है। कृष्णमूर्ति इस दुनिया को सफरिंग कह रहे थे। तो मेरे बगल में एक भाई साहब बैठे थे, वो इंग्लैंड से आए थे। तो वो बोलते हैं वो तो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कृष्णा जी ये बार बार इस लाइफ को सफरिंग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इस लाइफ में तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं, नेचर है, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे हैं, लेकिन फिर भी कृष्णा जी इसको सफरिंग क्यों कह रहे हैं? मैं चुप था। मैं अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे कुछ क्लिक हुआ था उस दिन, वहीं सुबह सुबह। क्या क्लिक हुआ था? मुझे ये समझ में आया था उस दिन कि ये जो शरीर है और इसकी जो एक पागलपन है, इसका एक सनक है काम करने का, जो शरीर का जो काम करने का तरीका है, इस माइंड का जो काम करने का तरीका है, ये एक परवर्टेड तरीका है। ये केवल शरीर की तरह ही बिहेव करता है। और क्या है शरीर की तरह? शरीर मतलब इन 5 सेंसेस से डिज़ाइन किया हुआ एक अनस्टॉपेबल रनिंग मशीन। जैसे एक जनरेटर चलता हो या एक मिक्सी चलती हो जिसमें कि आप चालू कर दे तो बस उसके अंदर कुछ भी आता रहे, वो कटता रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव के वो आप किसी छोटे बच्चे का अगर हाथ भी अगर उसमें आ गया है, किसी का भी उसमें हाथ भी आ गया, किसी का शरीर का हिस्सा भी आ गया, तो भी ये जो मशीनें होती हैं वो रुकती नहीं हैं, बस काटती रहती हैं, चाहे ज़िंदा चीज़ उसमें हो चाहे वो एक्चुअली कटने वाली चीज़ हो। तो ये शरीर भी ऐसा ही है। ये 5 सेंसेस उसको रन करती हैं
और इन 5 सेंसेस में जो भी इसके सामने आता है उस सब चीज़ को वो एंजॉय करना चाहता है, खाना चाहता है, उसको कंज्यूम करना चाहता है। और इसी कंजम्पशन की मैडनेस में बहुत बार हमको मज़ा आता है और बहुत बार हमको दुख होता है। तो जो मज़े वाली चीज़ें हैं वो तो हमको लगता है कि यार इसमें तो कोई बुराई नहीं है, वो तो एन्जॉयमेंट है। 50 साल की 60 साल की ज़िंदगी में 55 साल तो हमने एन्जॉय किया, लेकिन वो जो 5 साल का एक्सपीरियंस था, जो ट्रॉमा का, जो डिप्रेशन का, वो हमको पसंद नहीं आता है। लेकिन ये सारा का सारा एक सिंगल पैकेज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये कौन देख पाएगा? इसको थोड़ा मुश्किल है दिखा पाना, क्योंकि इसके लिए मैंने कहा ना, इसके लिए रियाज चाहिए, इसके लिए लाइफ के अंदर में गहराई से देख पाना चाहिए। किस रियाज की बात कर रहे हैं कृष्णा जी, या किस रियाज की बात मैं कर रहा हूँ? जब कोई म्यूज़िशियन कोई गाना गाने की कोशिश करता है, लेट्स से किशोर कुमार हैं या मोहम्मद रफ़ी हैं या कोई भी आदमी जो एक प्रोफेशनल सिंगर होता है, जब वो गाना गाने की कोशिश करता है तो ज़्यादातर गाना वो अच्छा गा पाता है। लेकिन वो किस चीज़ का रिज़ल्ट होता है? बहुत सालों का। कहते हैं कि किशोर कुमार जी बचपन 5 साल की उम्र से वो गाना गाते थे, सब तरह के गाने गाए उन्होंने। लेकिन वो जो फिल्मों में गाना गाते थे उसके बहुत साल पहले तक उनके हारमोनियम पे बैठ करके वो ढेर सारा प्रैक्टिस करते थे। किस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे? वो प्रैक्टिस करते थे सुर को साधने की। सुर को साधने का मतलब क्या है कि जब वो मुंह से शब्द निकालें, जब वो सुर निकालने की कोशिश करें तो वो खूबसूरत लयबद्ध सुर हो। और जब भी इस गाने के दौरान कुछ लय टूटता था तो उनको पता चलता था। जब उनको पता चलता था कि सही सुर नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करते थे, बार बार प्रैक्टिस करते थे। सालों साल तक प्रैक्टिस किया उन्होंने, इसलिए वो ग्रेट सिंगर बन सके। ग्रेट सिंगर बनने का सीक्रेट क्या है? जब भी आपको कहीं पर भी बेसुरीपन दिखाई दे सुर में, तो आप उसको प्रैक्टिस कर करके ठीक करें, खूबसूरत करें। कोई भी सिंगर हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, जब उसको अपने काम में ज़रा सा भी ड्रिफ्ट, ज़रा सा भी डाइल्यूशन, ज़रा सा भी ऑडपन दिखाई देता है तो वो उसको साधने की कोशिश करता है। तो ये जो दुनिया के बारे में खूबसूरती है, जिसको कृष्णा जी खूबसूरती कह रहे हैं, वो ज़बरदस्ती लाया हुआ अंधापन नहीं है। कृष्णा जी उस चीज़ को ख़राब नहीं बोल रहे हैं जिसको आप ख़राब बोल रहे हैं। आप ख़राब बोल रहे हैं किसी छोटी सी सेलेक्टेड चीज़ को, वो पेनफुल डिप्रेशन का फेज़ जो कि आपकी लाइफ में 50 साल के पीरियड में केवल 5 साल तक आया था। केवल उसी को कृष्णा जी दुख नहीं कह रहे हैं, कृष्णा जी पूरी की पूरी लाइफ को दुख कह रहे हैं। लेकिन उनका जो परसेप्शन दुनिया का दुख का, या बुद्ध का जो दुनिया का दुख का परसेप्शन आया था, वो बहुत गहरे रियाज का रिज़ल्ट था। वो देख पा रहे थे अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। लेकिन जहाँ पर भी ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस होता था तो उसको साधने की कोशिश करते थे। जब बुद्ध दुनिया को देखते हैं तो उन्होंने 8 फोल्ड नोबल पाथ दिया है। ठीक है, सही कह रहे हैं, बुद्ध ने दुख को देखा, हमको नहीं दिखाई दे रहा दुख। भाई कोई आदमी बूढ़ा है, कोई आदमी मर रहा है तो हमको नहीं दिख रहा है दुख, हमको दुख नहीं आ रहा, तो जबरदस्ती रोने की, दुखी होने की कोशिश क्यों करें? नहीं करना है। लेकिन क्या आप अप्रिशिएट कर सकते हैं उसमें छुपा हुआ हल्का सा भी ऑडपन? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध ने 8 फोल्ड नोबल पाथ दिया है, जिसमें कि आपको 8 चीज़ें अलग अलग करनी है। ये बात करने की चीज़ें हैं, ये काम करने की चीज़ें हैं, ये हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको करने की चीज़ें हैं। जितना आप खाना खाते हैं, जो आप वॉक करते हैं, जो भी चीज़ें आप लाइफ में करते हैं, उन सब की चीज़ें हैं। और उसको करने से आपकी माइंड की अवेयरनेस बढ़ती जाती है, उसका बाई प्रोडक्ट होता है आपका अवेयरनेस। और जिस समय आप इन प्रैक्टिसेस को नहीं कर पाते, मान लीजिए राइट शब्द के लिए कहा है बुद्ध ने कहा है कि मुंह में से हमेशा सही शब्द निकालना है। ठीक है, हम कभी कभी सही शब्द बोलते हैं, किसी को प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम डांट भी देते हैं, कभी कभी हमारे मुंह से गालियाँ भी निकल जाती है किसी के लिए। हो सकता है उसके मुंह के सामने न निकले, पीठ पीछे निकले, हो सकता है हमारे मुंह से न निकले, हमारे मन में निकले, लेकिन वो निकलता है। अब इस
एक्शन को, ये बड़ा मासूम सा एक्शन है कि हमने किसी को गाली दिया या किसी को क्रिटिसाइज़ किया, बाहर नहीं किया, हमने मन ही मन में कर लिया। लेकिन क्या ये एक्शन अपने आप में आपको वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे किशोर कुमार जी को अपना थोड़ा सा बेसुरापन अपने प्रैक्टिसेस में? फिर से समझने की कोशिश करिएगा। एक म्यूज़िशियन जब म्यूज़िक की प्रैक्टिस करता है तो उसको कभी कभी हल्का हल्का जब सुर में गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसको रियाज़ करता है। हमारा लाइफ क्या है? ये एनलाइटमेंट का पाथ। हम चाहते हैं कि एनलाइटमेंट के रास्ते को हम पूरी तरह से साध सकें ताकि वो जो एक्सपीरियंस, फ्रीडम का एक्सपीरियंस कृष्णा जी का, बुद्ध का था, वो हमारा भी हो जाए। लेकिन इसको साधने का, इसको पाने का जो ज़रिया है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा इमोशंस। और ये जब तक नहीं सधेगा, जब तक हमारे थॉट्स राइट नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारे इमोशंस परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक रियलिटी या लाइफ हमसे बात नहीं कर पाती, तब तक वो उस एक्सपीरियंस को पोर नहीं कर पाती जिसको कहा जाता है एनलाइटमेंट या क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे थॉट्स सही हैं या नहीं हैं? ये पता चलेगा उन विचारों को लेकर के जो विचार हम मासूमियत के दौरान करते हैं, जिनके बारे में हमको लगता है इसमें कोई बुराई है ही नहीं। वो 5 साल जिसमें आपको तकलीफ़ और दुख और टॉर्चर था वो तो अलग कर दीजिए, लेकिन जो बाकी के 55 साल की ज़िंदगी चली है उसमें आपने ढेर सारे ऐसे थॉट्स और इमोशंस को अलाउ कर दिया है अपनी लाइफ में होने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बेसुरे थे। और नॉर्मल आदमी के लिए बेसुरे नहीं है। एक आदमी अगर कोई शराबी है या कोई मर्डरर है, उसके लिए गाली देना या किसी को खून भी कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी जो बलात्कार करता है उसके लिए तो किसी को गलत नज़र से देखना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक आदमी जो रियाजी है, जो आप हैं, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, उसके लिए इन थॉट्स के अंदर में ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस होना ये बहुत उसके लिए डिस्टर्बिंग चीज़ है। वो उसको रियाज़ करना चाहता है, समझना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो शायद आपको समझ में आए। मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी कि गांधी जी जब जेल में थे, वो चूँकि वो नॉन वायलेंस को बड़ा तवज्जो देते थे, तो एक बार जेल में जब थे तो उनको दिमाग में ऐसे किसी संतरी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, थॉट आया कि उसको गला घोंट के मार देना चाहिए। कुछ किया नहीं उन्होंने, बस उनके मन में एक थॉट आया। बट वो इस थॉट से बड़े डिस्टर्ब्ड हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने माइंड में रियाज़ कर रहा हूँ नॉन वायलेंस का, नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग में नॉन वायलेंस। मैं हिंसा के ख़िलाफ़ हूँ, मैं अहिंसा का प्रैक्टिशनर हूँ। तो मेरे मन में ऐसा थॉट क्यों आया, स्ट्रॉन्ग थॉट क्यों आया? वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। उन्होंने बहुत मेडिटेशन करने की कोशिश की, बहुत मनन करने की कोशिश की, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की, कहाँ से मेरे मन में ये थॉट आया। क्योंकि बहुत सालों से उनके मन में इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग वायलेंट थॉट नहीं आया था। खैर, उनको पता चल गया बाद में कहाँ से थॉट आया था, उन्होंने उसको रिजॉल्व भी किया। बट क्या हमारे और आपके लिए जब लाइफ में हल्के हल्के ऑडपन आते हैं तो क्या वो क्वेश्चन हमको रेज़ करता है? सिनुका बहुत अच्छे तरीके से बोलती है कि कुछ चीज़ें तो सही हैं, उनके लिए कुछ बात नहीं करना, कुछ चीज़ें एकदम गलत हैं, उनके लिए भी कुछ बात नहीं करना। ये जो बीच का फेज़ है, जो हमको और आपको लगता है बहुत ही मासूम है, वही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़ास तौर से स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के लिए। बिकॉज़ हमारे और रियलिटी के बीच में ढेर सारे एक्शंस हैं जो हम रोज़ ले रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। और वो एक्शंस हमको लगता है कि हमको रियलिटी के पास ले जाना, हम चाहते हैं, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे उल्टे की तरफ ले जा रहा है। एक नाव है और अगर आप उस नाव से उस किनारे जाने की कोशिश कर रहे हैं और चप्पू चला रहे हैं तो वो चप्पू आपको उस किनारे के बजाय दूसरी किनारे की तरफ ले जा रहा है। ये जो आपके थॉट्स हैं, इस थॉट्स को अभी तुरंत ऑब्जर्व करिए। आपका थॉट कह रहा है कि क्या ज़बरदस्ती की बात है, क्यों मैं दुनिया को दुखी मानूं, क्यों डिप्रेशन चाहिए इस दुनिया को से फ्री होने के लिए। डिप्रेशन नहीं चाहिए, समझ चाहिए। और वो समझ तुरंत नहीं आती है, वो रियाज से आती है। जैसे म्यूज़िशियन अपने गाने को प्रैक्टिस करता है, ठीक ऐसे ही आपको अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने का प्रैक्टिस करना होगा। जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके थॉट्स की बारीकियाँ आपको दिख जाएंगी। थॉट्स एकदम उंगलियों की तरह होते हैं। जो आदमी उंगलियों को यूज़ नहीं करता किसी बारीक काम के लिए, तो उंगलियां नहीं करती हैं काम। एक छोटा बच्चा होता है, वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करता, तो वो A, B, C और D और F का जो गोल गोल घुमाव है या क ख ग के जो गोल घुमाव है, वो बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है। बिकॉज बच्चे ने कभी इस उंगलियों के ज़रिए काम नहीं किया। लेकिन जो
इसको यूज़ करके शिल्पकारी का काम करते हैं, म्यूज़िक का काम करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल है। पता है आपको, ब्रेन में ये पांचों उंगलियों का जो रिप्रेजेंटेशन है, एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एरिया ऑफ कंट्रोल सबसे ज़्यादा है। मतलब ये केवल 5 उंगलियां उतना एरिया इकट्ठा करती हैं जितना कि आपका पूरा हाथ नहीं करता होगा। क्यों? बिकॉज इसको यूज़ करते हैं हम लोग लिखने के लिए। पूरी ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो इसको यूज़ करती है लिखने के लिए। तो अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करिए, ठीक ऐसे ही जैसे आप उंगलियों को ऑब्ज़र्व करके लिखते हैं, जैसे उंगलियों को यूज़ करके लिखते हैं। अब शुरू में मुश्किल लगता है बिकॉज कभी किया नहीं है हमने। जब आप किसी को देखें, किसी को भी देखें, आपके सामने कोई खड़ा है, तो उसके लिए आपके मन में क्या थॉट आ रहा है? गुस्से वाला आ रहा है, शांत आ रहा है, या कुछ और बातचीत निकल रही है? कुछ भी तो निकलता होगा आपके दिमाग से। मेरे सामने एक सब्जी वाला खड़ा है, सब्जी वाला मुझे सब्जी बेच रहा है, और सब्जी उसकी अच्छी है, ख़राब है, महंगी है, सस्ती है, उसके कपड़े, उसका ठेला, उसको देख करके हमारे मन में जो भी थॉट आ रहा है, उस थॉट को आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। क्योंकि वो सब्जी वाले के बारे में नहीं है, वो आपका कंडीशनिंग है आपकी लाइफ के बारे में। जब तक उस सब्जी वाले को देख करके आप अपनी थॉट्स को कंप्लीटली अनबायस्ड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप रियलिटी के पास नहीं पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं जब आप उस सब्जी वाले को देखते हैं और आपके मन में बेचारे के लिए दया भाव आती है, बेचारा गरीब आदमी, या गुस्सा आता है, अरे इतनी महंगी सब्जी बेच रहा है, या कुछ और फीलिंग आती होगी उसके कपड़े को देख करके, उसके सर पे टोपी को देख करके, उसके ठेले को देख करके। कुछ न कुछ तो इमोशंस, कुछ न कुछ तो थॉट्स निकलते हैं उस सब्जी वाले को देख करके, और वही हमको उस सब्जी वाले से अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। सब्जी वाला कौन है? इस स्ट्रीम का हिस्सा, इस धरती का हिस्सा। सब्जी वाले को हटा दीजिए। आपके घर में आपका बेटा है, उस बच्चे को देख करके आपको गुस्सा आता है या आपको लाड आता है? उस बच्चे को देख करके आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग आती है या नेगेटिव फीलिंग आती है, या डर आता है उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोच करके? जो भी उस बच्चे के भविष्य के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में या उसके पास्ट के बारे में आपके मन में थॉट चल रहे हैं, वो रियलिटी के थॉट्स नहीं है। वो आपका इस स्ट्रीम में, इस दुख भरी दुनिया में अट्रैक्शन का ज़रिया है। आपकी वाइफ है, उन्होंने आपके लिए खाना बनाया, या आपको बैंक जाने के लिए कह रही हैं जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप कोई बहुत सीरियस स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, और उस दौरान जब आपकी वाइफ ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग काम से, आपके बड़े सीरियस एक्टिविटी से हटा करके बैंक जाने के लिए या सब्जी लाने के लिए या कोई और काम करने के लिए कह दिया, उस समय आपकी वाइफ को देख करके आपके मन में क्या फीलिंग आती है, क्या थॉट आता है? प्लीज़ इसको ऑब्ज़र्व करिए, बिकॉज उस समय अपनी वाइफ को देख करके अगर गुस्सा आता है या प्यार आता है या जो भी फीलिंग आती है, वो आपकी वाइफ के लिए वो आपकी थॉट नहीं है, वो इस स्ट्रीम के लिए थॉट है। या तो आप स्ट्रीम में आएंगे या तो ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, हमारी जो भी 5 सेंसेस हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमसे कहती हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं कहती, बस इसी दुनिया के बारे में कहती हैं। और ये दुनिया का एक बेसिक फ्लॉ है, एक बेसिक मिस्टेक है। उस मिस्टेक को हम तब तक नहीं देख सकते जब तक हम देखना नहीं चाहते। और वो फ्लॉ है कि ये ख़त्म होगी, बूढ़ी होगी, बीमार होगी और ख़त्म होगी। जो चीज़ भी ख़त्म होती है उसको पकड़ना या उसको पकड़ने की कोशिश करना अपने आप में महामूर्खता है जो हम कर रहे हैं। हम परछाई नहीं पकड़ने की कोशिश करते। हम फटा हुआ दूध तो उसका पनीर तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसका पानी फेंक देते हैं। जब हम फल खाते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं। हम जब कपड़ा ख़रीद के लाते हैं तो कपड़े का रैपर, उसके जो टैग्स लगे होते हैं, वो उसके पॉलीथिन्स, वो सब हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो सब परछाई है, वो सब ख़त्म होने वाली चीज़ है। लेकिन हम इस लाइफ के बारे में ऐसा नहीं सोच पाते। हमको लगता है कि 60 साल की ज़िंदगी में से 50 साल का तो एक्सपीरियंस हमको मिला। वो तो एक्सपीरियंस आपको परछाई भी देती है, वो तो आपको रात को सोते समय सपना भी देती है। हम सपने को देख करके रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, चीखते नहीं, हम नहीं बोलते ख़राब है, दुख है। हम जानते हैं कि ठीक है 4 घंटे का एक्सपीरियंस था, बट है नहीं, अब है नहीं तो उसके बारे में क्या रोना। लेकिन इसके साथ साथ वो है नहीं तो उसको पकड़ना भी नहीं। ठीक ऐसे ही इस लाइफ में जिस जिस चीज़ के साथ आप परेशान हो रहे हैं, जिस जिस चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं,
आप उसको समझ लीजिए, वो आज तो है बट बहुत जल्दी वो रहेगा नहीं। और जो चीज़ नहीं रहेगा उसके बारे में परेशान क्यों होना। जब बुद्ध और कृष्णा जी कहते हैं कि दुनिया में तकलीफ़ है, तो कोई इल्यूजरी बात नहीं कहते, वो बहुत ब्रॉड सेंस की बात कहते हैं। वो देख पा रहे हैं कि जो चीज़ आज आप कह रहे हैं कि आपके पास है, आपके पास था, उसको आप चाह रहे हैं बेसिकली। और चूंकि चाह रहे हैं इसलिए आप उस चीज़ को दोबारा लाने की कोशिश करेंगे, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप इसी इल्यूजरी मतलब कुछ साल तक है, 50 साल 60 साल तक, उसके बाद नहीं रहेगा। जब इस चीज़ को आप चाहते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस को, डेथ, डिसीज़ और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहते हैं, गुजरिए, आपकी इच्छा। लेकिन ये रियलिटी का नेचर नहीं है। रियलिटी का नेचर आना, रहना और जाना नहीं है। रियलिटी प्रेजेंस, एब्सेंस के बियॉन्ड है। ये हमारी इस माइंड के कैपेसिटी से बियॉन्ड है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट एक्सपेरिमेंट। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अपने एक उंगली को ऐसे रखिए सामने और एक आंख बंद कर लीजिए। मान लीजिए आप अगर बायां हाथ इस तरह रखा है तो आपकी दाएं आंख खुली रखनी चाहिए और इस दूसरी उंगली को ऐसे ही साथ में ले आइए और उसके बाद अपनी लेफ़्ट उंगली को देखते रहिए और राइट उंगली को यहाँ से हटाइए। एक पॉइंट आएगा, ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। आप एक पॉइंट आएगा जब आपका ये दूसरा उंगली आपके नज़र में दिखाई नहीं देगा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट खोजना अपने हाथों में। आप देखेंगे आपकी आंखों के अंदर जहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ दिखाई देती है, एक ऐसा स्पॉट है जो ब्लाइंड स्पॉट है। आपकी उंगली होगी यहाँ पर लेकिन फिर भी दिखेगी नहीं। अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो यूट्यूब करिएगा हाउ टू लोकेट अ ब्लाइंड स्पॉट ऑफ योर आइज़। आप देख पाएंगे हर किसी के अंदर में होती है। वो आँख का वो स्पॉट होता है जहाँ पर नर्व एंडिंग होती है, तो वो स्पॉट पे हमको कुछ दिखता नहीं है। ये जो लाइफ है ना, जो ट्रूथ है, उसके लिए ये जो 5 सेंसेस हैं वो ब्लाइंड स्पॉट है। ये 5 सेंसेस ट्रूथ को देख नहीं पाती बिकॉज ट्रूथ या लाइफ या जो एनलाइटनमेंट का जो स्टेट है वो बर्थ डेथ के बियॉन्ड है। लेकिन हमको तो केवल बर्थ और डेथ ही प्लेजर दिखाई देता है। तो जिसको बर्थ और डेथ प्लेजर दिखाई देता है, ठीक है, उसमें थोड़े बहुत पेन भी है, बाकी बुद्ध लोग कहते हैं, बट हमको तो प्लेजर दिखाई देता है। तो जिसको ये प्लेजर दिखाई देता है उसके लिए अभी यही खेल चलता रहेगा। अदरवाइज यू विल हैव टू एक्सप्लोर कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सा एंटिटी है जो इस बर्थ और डेथ के बियॉन्ड है। थैंक यू दोस्तों। बहुत जल्दी हम लोग ज़ेनो का एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हमारा बेसिक कोर्स और जितने भी स्पिरिचुअलिटी के हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट पैकेज में आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एडवांस कोर्स में, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं डीप नॉलेज पे, वो सब की सब आपको एक साथ मिल जाएगी और इसमें बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, MBA के बराबर मैं चाहता हूँ हमारा WBX हो, बल्कि उससे भी बेहतर। बिकॉज MBA करने के बाद एक बच्चे को बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, बट मैं चाहता हूं कि WBX कोर्स करने के बाद एक बच्चे को या एक आदमी को ये क्लियर हो जाए कि उसको बिजनेस को कैसे करना है या शुरुआत कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है और किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करना है बहुत समय तक। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मोस्ट पावरफुल बिजनेस प्रोग्राम ऑनलाइन, दैट इज WBX। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसी बुक्स कवर की हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस सही हो सकते हैं। वो ना ही तो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना ही तो बिजनेस में आते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। पिछले 100 सालों में इससे अच्छी बुक लिखी नहीं गई है। और इसी तरह की बहुत सी बुक्स हमने कवर की हैं BDM में। तो BDM ज्वाइन करिए अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए। मुझे लगता है ये कोर्स हर उस कंपनी के CXO लेवल के मैनेजर्स को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। और अगर आपको अपने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, और उसी की वजह से मार्केट में रिसेशंस आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस BDM कोर्स और अपनी टीम को, अपने कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं उन सबको BDM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।